हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप लोग को ज्ञात होगा कि जो खान सर के ये पॉकेट जी के बुक है, इसका हम लोग ऑलरेडी जो है 2 सेशन लगा चुके हैं। यानी जो हम लोग रिवीजन वाला सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट किए हैं, उसका ऑलरेडी 2 सेशन हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज कल जो लेक्चर होने वाला है, ये 3rd नंबर का लेक्चर रहेगा, यानी तीसरा नंबर का आज का सेशन रहने वाला है। तो 2 सेशन जो लोग नहीं देखे उनको जरूर देख लीजिएगा। उस जो 2 लेक्चर में हो गया है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर में होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में जानकारी बतला देता हूँ कि ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आप लोग इंडिया के कोई भी एग्जाम हो जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछाता है, वहां पर आप लोग देखिएगा तो इस बुक का जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग बिहार का ही एग्जाम उठा लीजिए। बिहार का एक एग्जाम हुआ था 1275 वाले बिहार दरोगा का। उसका क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो 65 से 70% क्वेश्चन जो है इसी बुक से देखने को मिला था। यानी हूबहू यहाँ से क्वेश्चन जो है वहां पर लड़ रहा था। तो ये बुक जो है उसी के बाद, यानी ये पॉकेट जीके का बुक जो है उसके बाद इतना ज्यादा डिमांड में आ गया जिसका हद ही पार हो गया। तो आप सभी को इस बुक का खासियत पता है, तभी जो है आप लोग इस सीरीज को देख रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज के माध्यम से इस बुक का जितना भी पेज है, टोटल 540 पेज है, 540 पेज को हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन कर डालेंगे। वो भी हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर जो पूरा रिवीजन कर डालेंगे। तो 540 पेज को हम लोग को टारगेट लिया है कि 2 अढ़ाई से 2 महीना या 3 महीना तक मैक्सिमम जा सकता है। इतने दिनों में क्या करेंगे, इस बुक का सभी पेज को हम लोग क्या करेंगे, रट डालेंगे। तो इस बुक का खासियत आप सभी को पता है, इस बुक का खासियत गिनाने लायक नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक को आप लोग मैं सजेशन दूंगा कि परचेस कर लीजिए। अदरवाइज परचेस नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर इसका पीडीएफ मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा, जो हम लोग कल के सेशन में देखे थे कहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका 2 सेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है। आज का जो है तीसरे नंबर का लेक्चर है। मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, इस चैनल पर 2 सेशन जो है एक साथ चल रहा है। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और इसके बाद यानी 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद इसी चैनल पर आप लोग को एक और लेक्चर देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान, यानी पॉलिटी का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो एक दिन हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हुए हैं। तो 2 सेशन जो है एक साथ, एक पर डे 2 सेशन आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग जो है कहाँ तक इसमें पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को मैं बतला दूं, हम लोग को जो पढ़ना था सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आगे पढ़ना था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग को देखना था। आज के सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर पॉइंट को ऐड किया गया है, उस पॉइंट को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग रिवीजन करते हैं, पीसी के माध्यम से करते हैं, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नहीं करते हैं। तो चलिए पीसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, वहां पर क्लियर आप लोग को दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग ये सब पूरा पॉइंट जो है पढ़ चुके हैं। हम लोग को आज के सेशन में जो पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्विकली जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पास हम लोग पहुंचते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को दिखाई दे रहा है, 3 नंबर पर हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से दिखाई दे। तो चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा एक पॉइंट जो है समझते चलते हैं। तो सबसे पहले का पॉइंट में देखिएगा, लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोग कहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता तो है, तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कोई किसी का सबसे पहले खोज हुआ था तो वो हुआ था हड़प्पा का। तो हड़प्पा का खोज हुआ था तो इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता आप लोग नाम याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। खैर आगे के सेशन में हम लोग पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अभी आप लोग देखते चलिए। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा
कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछेगा किस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, तो आप लोग बताइएगा सारगोन अभिलेख में कहा गया है। मेलुहा नाविकों का देश है, तो मेलुहा कौन है, तो मेलुहा जो है नाविकों का एक देश है। मेलुहा जहा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा जो है ये हाजा पक्षी के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आप लोगों से पूछेगा कि ये कैसे पता लगाया गया था कि ये जो है इतना साल जो है पुराना है सभ्यता, तो आप लोग बताइएगा रेडियो कार्बन के माध्यम से पता लगाया गया था इसको। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा नोट में लिखा गया है तिथि निर्धारण की कार्बन जो है C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ के कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग बुक के द्वारा जो है अलग अलग इसका डेट निर्धारित किया गया है किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ पर देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी का लिखता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद सारगोन अभिलेख के अनुसार क्या बतलाया जाता है, तो सारगोन अभिलेख के अनुसार बतलाया गया है कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच के समय को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी यानी पुराने एनसीईआरटी के अनुसार बतलाया गया है 2350 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व के समय को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा माना गया है। तो ये सभी पॉइंट तीनों डेट जो है आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया। तो आप लोग याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किसके द्वारा जो है नियुक्त किया गया था दयाराम साहनी को, तो आप लोग बतलाइएगा सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक है, और यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इसने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। कौन, तो सर जॉन मार्शल। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, तो आप लोग बतलाइएगा ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे ऊपर में देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग विस्तार देख लेते हैं। तो सबसे उत्तर में जो इसका कोई स्थान है तो वो है कौन सा, तो वो है मांडा। तो मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, और किस नदी के तट पर है, नदी भी पूछ लेता है तो आप लोग बताइएगा चिनाब नदी के तट पर कौन है, तो मांडा है। उसके बाद सबसे पूर्व में देखिएगा तो जो है आलमगीर है। ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, और ये किस नदी पर है, तो हिंडन नदी पर है। तो सबसे उत्तर में मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, और सबसे पूर्व में पूछेगा तो आलमगीर है, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर। उसी प्रकार से सबसे दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पर जो है दैमाबाद कहाँ है, तो MP महाराष्ट्र में है। तो MP और महाराष्ट्र के क्या है, तो बॉर्डर पर है, और ये किस नदी के तट पर है, तो आप लोग बताइएगा परवरा नदी के तट पर है। उसके बाद इसका हम लोग पश्चिम में विस्तार देख लेते हैं। तो ये दास नदी के तट पर सुतका गेंडोर के नाम से है, और ये कहाँ है, तो जो है बलूचिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उस इलाका में ये पड़ता है। कौन, तो सुतका गेंडोर। तो आप लोग इसका चौहदी जरूर याद रखिएगा किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। ये पॉइंट भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है कितने देशों में हुआ था, तो आप लोग बताइएगा। तो 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा गया है इस सभ्यता से
परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा, कणवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा था। तो ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। 6 बड़े नगर, ये 6 बड़े नगर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल जो है गुजरात, यानी लगभग जो है 200 स्थल है। कहाँ पर? तो गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल किस इलाका में है, तो आप लोग कहिएगा गुजरात में है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। तो सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है आप लोगों से। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीलों प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर जो आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीलों पर स्थित था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। तो हड़प्पा से स्वास्तिक, यानी आप लोग जो देखें स्वास्तिक का चिन्ह, तो स्वास्तिक का निशान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। तो आप लोगों से पूछ लेता है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये बताइए, मूर्ति का जो है मूर्ति तो मिला था, लेकिन मंदिर का जो है वहाँ पर कोई साक्ष्य मिला था कि नहीं? तो आप लोग कहिएगा नहीं मिला था। यानी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बट मूर्तियाँ का प्रमाण मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति देवी देवताओं का मिला था। अगला पॉइंट है, यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अनागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस नाम से जाना गया, उसे क्या जाना गया? तो उसे कहा गया उर्वरता की देवी माना गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यह एक जो है आयतकार मोहर थी। तो यह क्या था? तो यह एक आयतकार मोहर था। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, और भारत में सबसे बड़ा पूछेगा तो राखीगढ़ी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में चल जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा, मृतकों का टीला होता है इसका शाब्दिक अर्थ। उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी थे। तो आप लोगों से पूछेगा मोहनजोदड़ो का जो है उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता यानी जो उसका खोज करने वाला कौन थे? तो आप लोग बताइएगा, राखल दास बनर्जी थे। ये कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में किए थे। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के, तो आप लोग बताइएगा कौन थे? तो जल्दी से बताइए, जो की नाम जो है मैं अभी अभी आप लोग को जिक्र किया था। तो जल्दी से बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? साहनी थे, उनका पूरा नाम आप लोग बताइएगा। अगला पॉइंट है, इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्क जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, और मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल अन्नागार है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण कोई खोज है तो वो है विशाल विशाल स्नानागार आप लोग याद रखिएगा, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो इसका आप लोग क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, और इसका जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई भी जरूर याद रखिएगा। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा।
अगला पॉइंट है, इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 जो है कक्ष बने हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नगण्य अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, बट इनका लिपि कैसा था तो आप लोग को कहिएगा चित्रात्मक था, यानी चित्र के द्वारा इनका लिपि लिखा जाता था। आप लोग देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखा हुआ आप लोग को दिखाई देगा वो केवल चित्र ही दिखाई देता है, यानी चित्र इनका जो है लिपि था। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इनका जो लिपि लिखा जाता था ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी हम लोग जो बाईं से दाईं ओर लिखते हैं इनका जो है उल्टा लिखा जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है गौमूत्राक्षर लिपि भी इसे कहा जाता है। तो गौमूत्राक्षर लिपि के नाम से जाना जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जो मैं सेशन पहला लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें आप लोग को बतलाया था प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और नव पसार ऐतिहासिक काल, तो सब पॉइंट बतलाया था। उसमें आप लोग को बतलाया था उसको क्यों कहा जाता है। तो आप लोग को ज्ञात होगा तो बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनने होते थे उसका जो मेन द्वार था, यानी मुख्य द्वार था घर का, वो मेन रोड पर नहीं खुलता था। वो कहाँ खुलता था तो मेन रोड से जस्ट अपोजिट में, यानी घर से पीछे खुलता था। केवल लोथल ऐसा नगर था जिनका घरों का दरवाजा जो है मुख्य सड़क पर खुलता था, अदरवाइज सभी का जो है दरवाजा सड़क के जस्ट अपोजिट में खुलता था। एक आप लोग अपवाद में याद रखिएगा, कौन, तो लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कलीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार जो था 4x2x1 था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 4 लंबाई 2 ऊंचाई और 1 जो है मोटाई हो जाएगा। 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 मोटाई आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये वो कौन से व्यक्ति है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, तो आप लोग बताइएगा। पिगट ने कहा है, तो पिगट आप लोग नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, जैसे हमारा जो देश है ये पितृ क्या है, सत्तात्मक है, यानी हमारा जो परिचय है ये पिता के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये मातृ सत्तात्मक था, यानी माता के नाम से जाना जाता था। ये आप लोग को पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिससे जो है क्या कहा जाता है, आद्य शिवा, यानी 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। तो पशुपतिनाथ इन्हीं को कहा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव यानी रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ लेता है लोथल जो शहर है इसका उत्खननकर्ता कौन है, तो आप लोग बताइएगा। इसका उत्खननकर्ता कौन है, तो आप लोग बताइएगा SR राव, यानी इनका पूरा नाम पूछेगा तो रंगनाथ राव आप लोग याद रखिएगा। कब किए थे इसका उत्खनन, तो आप लोग बताइएगा 1957 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। अगला पॉइंट है, सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो आप लोगों से पूछेगा लोथल कौन था, तो आप लोग बताइएगा एक बंदरगाह था। अगला पॉइंट है, चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर कि चावल की भूसी के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो आप लोग बताइएगा। पहला रंगपुर याद रखिएगा और 2 नंबर पर लोथल याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है चनहुदड़ों का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज जो है 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके सीप अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा गया है यहाँ से हमें कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए एक पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से झुककर झांककर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इन्हें यानी 6 छेद के लिए इन्हें क्या कहा गया है, तो शल्य चिकित्सा का भी इनको ज्ञान था, इसी के बेसिस पर ये माना गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य, तो यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य यानी कालीबंगा से अन्य साक्ष्य आप लोग देखिएगा तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटे के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, ऊंट की अस्थियों का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कालीबंगन का क्या अर्थ होता है, तो काली चूड़िया होता है। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिल रहा है। कालीबंगा में शव के अंत्येष्ट संस्कार हेतु 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार प्रमाणित मिले हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। कौन, तो धौलावीरा। अगला पॉइंट है यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। अगला पॉइंट देखिएगा नोट में, यहाँ पर आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 21 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। धौलावीरा को कब जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो 2019-20 में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पालिश युक्त सूचना पट भी मिला है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नोटिस बोर्ड भी यहाँ से मिला है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सुरकोटदा, यानी जिसको हम लोग सुरकोटदा के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात में ही स्थित है। सुरकोटदा में हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ से देखिएगा सुरकोटदा में घोड़े का साक्ष्य अस्थियां यानी हड्डियां तो मिली है, बट सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला है रंगपुर। तो रंगपुर स्थल जो है ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ये जितना पॉइंट आप लोग को मैं बता रहा हूँ साक्ष्य कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्वेश्चन जो है फेमस है, ये बार बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में एक समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। पहला जो था पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारिक वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा जो है श्रमिक वर्ग, यानी 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। सिंधु सभ्यता के शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ लोग जो है लोहा से अपरिचित नहीं थे, यहाँ पर लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये कांस्य यानी तांबा प्लास्टिक का जो बना हुआ था इसका प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरत
जवाहर, सॉरी इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जवाहरत यानी जो ज्वेलरी वाला सामान है उसको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो ज्वेलरी पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। अगला पॉइंट है मनोरंजन के लिए मुर्गे यानी पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछलियाँ पकड़ इनके प्रिय खेल थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। क्या करते थे, इनका मनोरंजन क्या चल रहा था उस समय, तो मछली को पकड़ना, शतरंज खेलना, शिकार करना और जो है मुर्गा को लड़ाना। ये जो है इनका मुख्य खेल था, जो हम लोग आज के समय में टाइम पास कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ से ज़्यादातर मुहरें शैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति में बनी हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मोहर जो बना था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो मोहर था वो कैसा था तो आप लोग बताइएगा, शैल खड़ी का बना हुआ था। अगला पॉइंट है मुहर पर एक श्रृंगी यानी सबसे ज़्यादा वाली आकृति थी। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर लिखा गया पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। तो कुबड़ वाला सांड को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे। तो इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। आई होप कि जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग और थोड़ा बहुत पॉइंट जो है याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको जो है एक जो है फॉर्मेट में याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी याद करते हैं इसको, जो पॉइंट रह गया है। यहाँ पर देखिएगा मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चावल, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी का साक्ष्य जो है मिला था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। तो सिंधु सभ्यता में पशुपालन का भी जो है प्रचलन था। अगला पॉइंट है सिंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। वहाँ पर करेंसी नहीं चलता था उस समय। तो मतलब जो है किसी दूसरे वस्तु का जरूरत था तो उसके बदले दूसरा वस्तु देना पड़ता था, यानी आदान प्रदान हम लोग कह सकते हैं। आदान प्रदान व्यवस्था उस समय चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर विदेशी व्यापार हम लोग देख लेते थे। तो टीन का व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय किस देश से होता था, तो आप लोग बताइएगा, अफगान और ईरान से। तंबा का व्यापार कहाँ से होता था, तो खितड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। गोमेद का जो है सौराष्ट्र से व्यापार होता था। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान से। सोना का कर्नाटक, अफगान, ईरान। और सीसा का जो व्यापार हुआ था ईरान और राजस्थान से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या था, तो आप लोग बताइएगा, इतिहासकार क्या कहते हैं पतन का, इसका मुख्य कारण क्या क्या था। तो गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर्स के द्वारा कहा गया है कि आर्यों का आक्रमण जो है इसका पतन का कारण बतलाया गया है। एस.आर. राव और सर जॉन मार्शल व मैके के द्वारा बाढ़ जो है इसका मुख्य कारण बतलाया जाता है। इसका पतन का मुख्य कारण बाढ़ बतलाया गया है इन तीनों लोग के द्वारा। और सर जॉन मार्शल के द्वारा प्रशासनिक जो है शिथिलता बतलाया गया है इसका पतन का कारण। और यहाँ पर घोष के द्वारा बतलाया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसका पतन हो गया। और यू.आर. केनेडी के द्वारा बतलाया गया प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन हो गया। और माधव स्वरूप वत्स द्वारा बतलाया गया है कि नदियों के रुख बदलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है खत्म हो गया। ये सारा बात बतलाया गया है। यहाँ पर आगे के पॉइंट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्यतः प्रारंभिक जानकारियाँ यहाँ पर देखिएगा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। और 1856 ईस्वी में जॉन वर्टन एवं विलियम वर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटें का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम
को एएसआई का जनपद का सॉरी यहाँ पर नहीं, एएसआई का जनक कहा जाता है। और 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। और 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो उत्खनन के लिए नियुक्त किया। और 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के जो है पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर सभी पॉइंट को बतलाया गया है। तो आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर तरीके से। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर समझते हैं। तो सीरियल से हम लोग समझेंगे। टोटल जो है 21 से यहाँ पर स्थल को हम लोग प्रमुख स्थल को देखेंगे। और ये इसका जो है कौन से नदी पर बसा हुआ है, इसका स्थिति क्या है, और इसका जो है खोजकर्ता कौन है, सही पॉइंट हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। यदि आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से केवल यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक पॉइंट जो है आप लोग नोट डाउन करिएगा। इससे आप लोग को काम चल जाएगा। जो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो पाक के जो पंजाब प्रांत है यानी साहिवाल जिला में स्थित है हड़प्पा। और इसका जो है उत्खननकर्ता कौन थे यानी खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। कब किए थे इसका खोज, तो 1921 ईस्वी में। और ये यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे और किस नदी के तट पर है, ये पॉइंट 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसका स्थिति भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और ये रलकाना जिला में स्थित है। और ये राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। और ये सिंधु नदी के तट पर है। और लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। और एस.आर. राव द्वारा 1953-54 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। और ये जो है भगवा नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा देखिएगा तो इसका स्थिति जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और ये जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है। ये नाम जो है अब इससे नीचे आप लोग नत याद रखिएगा। केवल जो है यहाँ पर नाम तीनों याद रखिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नाम जो है नहीं पूछा जाता है। नाम पूछा जाता है तो केवल ये इस तीनों का। उसके बाद यहाँ पर चंद हुदड़ो देखिएगा तो ये सिंधु नदी के तट पर है। सुरकोटदा देखिएगा तो ये भगवा नदी के तट पर है। रंगपुर कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, मादर में स्थित है, मादर नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, घगर नदी के तट पर। कोटदीजी कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, सिंधु नदी के तट पर। आलमगीरपुर कहाँ है तो आप लोग कहिएगा, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद जो है ये परवरा नदी के तट पर है। सुतका गेंडोर ये कहाँ है तो दासक नदी पर स्थित है। रोपण किस नदी के तट पर है तो सतलज नदी के तट पर। बनवाली कहाँ है तो रंगोई नदी के तट पर। सोलकाह कहाँ है तो सादी कौर नदी के तट पर। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है, घाघर नदी के तट पर। देसलपुर किस नदी के तट पर है तो बामू चेला नदी पर जो है ये स्थित है। उसके बाद कुणाल या कुणाल हरियाणा में स्थित है और कोसी नदी के तट पर है। रोजदी कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, भादर नदी के तट पर है। मिताथल कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, चौटांग व जमुना नदी के मध्य में स्थित है। मांडा ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। इस देखिए ऊपर को छोड़कर ये 3 नाम को छोड़कर यहाँ पर आप लोग को ना उत्खननकर्ता का नाम याद रखना है और ना इसका स्थिति आप लोग को याद रखना है। केवल आप लोग को इसका नाम याद रखना है और इस कौन नदी के तट पर स्थित है ये आप लोग को याद रखना है। तो स्थल और इसका जो है नदी याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है इसका पॉइंट जो है और जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि किस स्थान से क्या क्या पॉइंट मिला है। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं क्विकली। यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा से क्या क्या मिला है तो R37 कब्रिस्तान मिला है। और विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका ये सब जो है हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास मिले हैं। और यहाँ पर लोथल से हाथी दांत का पैमाने, घोड़े की जो है मृण मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व, मध्य और पश्चिम। ये पॉइंट याद रखिएगा। चंद्रदोड़ो से अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वर्गाकार ईंटें मिली है। सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियाँ मिली है।
रंगपुर से क्या मिला है, धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटें के दुर्ग और मृद भांड मिला है। उसके बाद 8 नंबर पर कालीबंगन से क्या मिला है, तो बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत ईंटे का प्रयोग और युगल समाधियाँ मिला है। कहाँ से, तो कालीबंगा से। 9 नंबर पर याद रखिएगा, कोट दीजी से क्या मिला है, तो वाणाग्र का से की चूड़िया धातु के उपकरण मिला है। आलमगीरपुर से क्या मिला है, सिरेमिक उत्पाद मिला है। मृत भांड की मूर्तियाँ मिला है। दैमाबाद से क्या मिला है, तो धातु का रथ मिला है। और सुतका गेंडोर से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थियाँ, राख से भरा बर्तन, ये सब आप लोग याद रखिएगा। रोपड़ से क्या मिला है, कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बनवाली से क्या मिला है, तो तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालिया के अवशेष, सेलखड़ी व पकाई ईंटे की मुहरें, ये सब मिला है। कहाँ से, तो बनवाली से। उसी प्रकार हम लोग 15 नंबर पर याद रख लेते हैं। सोलकाह से क्या मिला है, तो परिपक्व वस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिला है। राखीगढ़ी से क्या मिला है, तो चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके मिले हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तो देसलपुर से क्या मिला है, तो विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कुणाल से क्या मिला है, तो चांदी के 2 मुकुट मिला है। और रोजदी से क्या मिला है, तो मुकुट गेहूं के साक्ष्य मिला है। और 20 नंबर पर देखिएगा, तो मिताथल से क्या मिला है, मिताथल से चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी जो सुराहिया मिला है। और 21 नंबर पर देखिएगा, तो बनवाली जौ एवं मिट्टी के हल की आकृतियाँ के साक्ष्य मिला है। तो इतना पॉइंट क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। कल के सेशन में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यानी वैदिक सभ्यता से पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा, इसका टाइम जो है याद रखिएगा, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। कौन, तो वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता में भी एक ऋग वैदिक होता है और दूसरा उत्तर वैदिक होता है, जो कि हम लोग कल के सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में जितना मैं पॉइंट पढ़ाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट आता है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं, इसी चैनल पर आप लोग को कुछ ही देर में आप लोग को जो है सेकंड चैप्टर का, यानी भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान का एक सेशन देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर 2 लेक्चर साथ में चल रहा है, एक भारत का इतिहास और दूसरा भारत का संविधान। तो भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास देख रहे हैं और भारत के संविधान में हम लोग संविधान का विकास देख रहे हैं। तो दोनों सेशन को अटेम्प्ट सब लोग जरूर करिएगा।